हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवीजन से। तो कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल करके श्री विजयपुरम रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर। 13 सितंबर को अभी जांस्कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये लद्दाख में मनाया जाता है और इस बार 9वां संस्करण था। अच्छा, कल एक वन लाइनर में पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 14 जनवरी वहां पर गलती से आ गया था। 14 जनवरी नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और कई बार आपको बताया गया है, तो आई होप आपको पता होगा, आपने इस चीज को समझा होगा। चलिए अगला देखते हैं। सितंबर 2024 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है अल्जीरिया। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन की मंजूरी दी है, जिसका नाम है MVABN। वैश्विक मेगा हब रिपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट 24वें स्थान पर है, मुंबई एयरपोर्ट 44वें पर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकडू आयोजित किया गया, इसमें भारतीय नौसेना भी हिस्सा ले रही है। स्वाति विजय कुलकर्णी ये अल्जीरिया में भारत की नई राजदूत होंगी। भारतीय नौसेना और DRDO ने अभी ITR चांदीपुर ओडिशा में VLSR SAM मिसाइल का परीक्षण किया है। और जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने IDAX 2024 एक्सपो का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना का ये एक्सपो था। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, जिनका आपने वन लाइनर फॉर्मेट में 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर डिटेल में, लेकिन कल वाली का PDF क्विज सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा MJT ऐप पर। तो आप MJT ऐप से ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है साथियों, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ओजोन लेयर से ओजोन लेयर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए मनाया जाता है। अब आप सोचोगे हम लोग ओजोन लेयर की कैसे रक्षा करेंगे। पहले समझो ओजोन लेयर है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अपना जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर वायुमंडल है। वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। 5 परतों में सबसे नीचे वाला जो है वो है क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं हो जाती हैं। आपका बिजली का चमकना, बादल का बनना, बारिश का होना, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में ही हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर में ही हो जाता है। इसके बाद ऊपर पड़ता है समताप मंडल। समताप यानी कि समान ताप, समान टेम्परेचर। तो यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर समान रहता है, इक्वल रहता है। और यही वजह है कि वायुयान के जो पायलट हैं वो वायुयान को ऊपर उड़ा करके समताप मंडल में ले आते हैं, उसके बाद यहीं पर उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नहीं वेरिएट होता और साथ ही साथ ये मौसमी घटनाएं भी नहीं होती, बिजली चमकना, बादल गरजना वगैरह। तो इसलिए भी ऊपर आसानी हो जाती है उनको उड़ाने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया वैसे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। उसके बाद ये समताप मंडल में एक और खास बात है, यहीं पर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये किलोमीटर भी ध्यान रखना, लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटी थिक लेयर है, गैस की परत है, वो है ओजोन। ओजोन को O3 के नाम से भी जानते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है ना, ये पृथ्वी को पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होती ये परतें ना, तो समझ लो सूर्य की रोशनी इतनी घातक होती है कि हम लोग के शरीर पर फफोले पड़ जाते और मृत्यु हो सकती थी, कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते। तो ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम लोग कैसे इसको नष्ट कर रहे हैं? हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा करके इसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसके अलावा जो प्रदूषण होते हैं, जो जो खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, इनका उत्सर्जन होता है। तब ये सब गैसें जाकर इनको हार्म करती हैं, ओजोन से अभिक्रिया करती हैं और ओजोन में जो O3 की जो मात्रा होती है वो ह्रास होने लगती है और फिर यहाँ पर गैपिंग होने लगती है। गैपिंग होने लगती है तो छिद्र हो जाएगा। अभी एक छिद्र था, वो धीरे धीरे तो फिलअप हो रहा है, उत्तरी ध्रुव के साइड में कहा जाता था, और वो अब फिलअप हो रहा है हालांकि, लेकिन वो छिद्र हो गया था और एक बहुत बड़ा नुकसान का संकेतक था। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि वो ऐसी जगह पर छिद्र था, आर्कटिक वृत्त पर, जहां पर जनसंख्या या आदमी नहीं निवास करते, है ना, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। तो आई थिंक आपको ओजोन दिवस और ओजोन लेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इस बार की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन।
साथियों, जब ओजोन लेयर दिवस या कहीं इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने की जब शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो आप बताना 16 सितंबर को 1987 में ये हस्ताक्षर हुए थे और ये प्रण किया गया था कि अब हम लोग काम करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे जिससे ओजोन की जो लेयर है उसको उसमें जो छिद्र की मात्रा, जो संभावना पता लगी थी उसी टाइम पर, उसको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए, छोटा किया जाए। अब छिद्र मतलब कोई ऐसा छेद नहीं हुआ है, छिद्र मतलब वहां पर बहुत कम, बहुत विरल विरल स्थान में, पोजीशन में आ गई है ओजोन की गैसें, बाकी जगह परतें थिक है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार की थीम रखी गई है। मॉन्ट्रियल कनाडा के एक शहर का नाम है और यहीं पर ये, क्योंकि मीटिंग हुई थी, ये समिट हुई थी, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोटोकॉल निकल करके आए उसको सब देशों को मतलब लागू करने या फॉलो करने की आग्रह भी किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये भी किया गया कि जो जो देश कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ऐसे उत्सर्जन कर रहे हैं, वो अपने ऐसे संयंत्र को बंद करें या फिर इसको खत्म करने का प्रयास करें। आने वाले समय में बिल्कुल इसका उत्सर्जन कम कर दें, क्योंकि इससे ओजोन लेयर हार्म हो रही है। फिलहाल अब देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन काफी, चूंकि किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है तो लंबा हो जाता है। यही वजह है जब मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो लानी होती है, क्योंकि मैं बताना तो चाहता हूँ आपको बहुत कुछ, लेकिन यहाँ टाइम की लिमिट होती है। इस वजह से कई कई बार किसी किसी टॉपिक पर आपको छोटे से में करके निकलना होता है। लेकिन आजकल के एग्जाम के ये सब जो कंपटीशन का माहौल है, ये सबको देखते हुए आपको छोटे से आगे बढ़ना अपने आप को सुख दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा पाएगा, है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक वाली जो वीडियो दिया करता हूँ, डिटेल एनालिसिस जिसमें रहती है, जो भी टॉपिक आता है उससे रिलेटेड, तो आप उसको जरूर देखा करो। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्चुअली में लाओस का ही, लाओस की जो सरकार है उसकी पार्टी है, ठीक है ना। लाओस, लाओस एक देश है, आप जानते हो, दक्षिण पूर्व एशिया में। और वियतनाम, इन दोनों देशों में एक्चुअली में अभी एक तूफान आया हुआ है। उस तूफान का नाम है यागी। मैंने आपको बताया था अभी शायद 2 से 3 दिन पहले टाइफून यागी के बारे में क्वेश्चन लिया गया था, बताया गया था। वही टाइफून यागी पर अब भारत सरकार आगे आई है और हेल्प कर रही है, इन देशों की मदद कर रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो आप कहोगे ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, भारत जो है ये म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन सब की भी मदद करेगा। म्यांमार भी इसमें है शामिल। तो ऑपरेशन सद्भाव, सद्भावना नहीं, सद्भाव जो है ये शुरू किया गया है। इसके तहत वियतनाम को 10 लाख यूएस डॉलर, लाओस को 1 लाख यूएस डॉलर इसकी मानवीय सहायता दी जाएगी। भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में पहला उत्तरदाता बनने की ओर अग्रसर है। पहला उत्तरदाता मतलब सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के तहत हम लोग पूर्व में जो अपने देश हैं, अपने से पूर्व में जो देश हैं, म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, इन सबको थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, इनको थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इनको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है और चीन की जो 9 डैश लाइन है, मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ 9 डैश लाइन के बारे में, ट्रेनिंग टॉपिक में सर्च कीजिएगा। तो 9 डैश लाइन है ना, उसके जरिए ये इन देशों को परेशान करता है चीन, है ना। वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, इन सबको परेशान करके रखता है चीन दक्षिण चीन सागर में। तो इसके थोड़ा सा मतलब काउंटर करने के लिए भारत सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि ये लोग जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं इंडिया को परेशान करने के लिए, ऐसे इंडिया वाले इधर वियतनाम हुआ, इसके अलावा अभी आपने देखा फिलीपींस हुआ, फिलीपींस भी उसी का पीड़ित है, तो फिलीपींस हुआ, इन सबको भारत पावर देता रहता है। फिलीपींस में अभी $300 मिलियन का एक ब्रह्मोस बेचा गया है ना, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है। ये देखिए मैप लगा है, बहुत सही मैप लगा है, तब तो समझाने में मजा आ जाएगा। देखो ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बे ऑफ बंगाल। यहाँ से जो तूफान उठते हैं ये भारत को प्रभावित करते हैं या इधर बांग्लादेश वगैरह को प्रभावित करते हैं। ये तूफान यहाँ उठा है साउथ चाइना सी के पास में, और यहाँ से देखो ये वियतनाम रहा, ये हनोई रहा, ठीक है ना, इसकी राजधानी। इसके अलावा आपको ये लाओस दिख जाएगा, वियतनाम, लाओस, इन सबको प्रभावित किया। इसके अलावा इधर आपको फिलीपींस दिख जाएगा, ये फिलीपींस भी यहीं पास में पड़ता है। और ये दक्षिण चीन सागर जो है ना, इसी के जरिए, ये 9 डैश लाइन के जरिए ये कहता है कि ये हमारा इलाका है, चीन कहता है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स साहित्य फोरम ये कहाँ आयोजित किया गया? तो आप कहोगे रूस में। रूस के कजान शहर में हुआ। अच्छा, रूस ही इस बार मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स की। मतलब ब्रिक्स का जो समिट होगा ना, ये होगा अक्टूबर महीने में, ठीक है ना, अक्टूबर 2024 में होगा और इसी शहर में होगा, कजान शहर में ही होगा। रूस के ब्रिक्स समिट जो होगी मेन वाली, ये अभी साहित्य फोरम आयोजित की गई है। आपको पता है ना, जैसे कि जब भारत में जैसे G20 हो रहा था, तो G20 से रिलेटेड बहुत सारे प्रकार की मीटिंग्स जो हुई थी साल भर, उस सब की मेजबानी भारत ने किया। ऐसे ही यहाँ पर ब्रिक्स की जो भी मेजबानी होगी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग, जब अजीत डोभाल जी गए थे, वो भी रूस में हुआ था। मतलब जो भी ब्रिक्स की मीटिंग्स होगी वो वहाँ होगी। अब ब्रिक्स को, ये ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हैं, भारत, इसके अलावा चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये सब थोड़ा सा और तवज्जो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि ब्रिक्स को G7 का काउंटर खड़ा करना, G7 के काउंटर में ब्रिक्स को खड़ा करना। जैसे G7 वो लोग बनाए हुए हैं, है ना, ये पश्चिमी देश जो बनाए हुए हैं, ऐसे ही हम लोग ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब मैं नहीं, मोदी जी है ना। चलो, रसिया पुतिन, मोदी और ये सब बीजिंग के सी जिनपिंग वगैरह। कहाँ पर हुआ? रूस के कजान में 11 सितंबर को। वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स, ये इस बार की थीम थी। थीम बहुत लंबी है तो कोई मतलब है नहीं। ब्रिक्स के बारे में जानो। वैसे तो ब्रिक्स के बारे में अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, कुछ कंफ्यूजन रहती है लोगों की, जैसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया है। चलो, कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्थापना ब्रिक्स की हुई थी 2006 में, लेकिन पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। ये बात ध्यान रखना, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ई बुक में आपने 2006 लिखा है ब्रिक्स का, ई बुक में गलत लिखा है, या फिर किताब में गलत छपा है। गलत नहीं छपा है, स्थापना 2006 में हुई थी। पहला सम्मेलन ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी 2009 में, और फिर 2010 में, अच्छा समिट कहाँ हुई थी पहली वाली? रूस में। 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका जोड़ा था। शुरुआत में ये ब्रिक था केवल, बाद में ये एस जुड़ा, यानी कि साउथ अफ्रीका जब जुड़ा तो ये एक्स ब्रिक्स हो गया, पहले ब्रिक था। फिर उसके बाद फिर अभी के टाइम पर 10 देश हो गए हैं। अभी 1 जनवरी 2024 को 5 नए देश जुड़े, और ये 5 नए देश कौन से हैं? यूएई, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। ये 5 नए देश जुड़ गए हैं, अब सदस्य हो गए हैं 10 ब्रिक्स के मेंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इस बार रूस मेजबानी कर रहा है। वैसे अगर आपको अर्जुन बैच पढ़ना है, इसमें मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है क्लासेस, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी के लिए। एडमिशन फिर से ओपन कर दिया गया है, और एडमिशन में मिनिमम प्राइस आपको 399 का फिर से दिया जा रहा है, आप लोग की ह्यूज डिमांड पर। तो जिनको जिनको लेना है वो 399 में अभी के लिए एनटीपीसी ले सकते हो बैच। और इसके लिए कूपन कोड में आपको यूज करना होगा MGT50, MGT50। और सिर्फ 2 दिनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे थे कि केवल उनको जीएस का बैच चाहिए और वो कंप्लीट बैच चाहिए, वो मतलब मैथ, रीजनिंग या बाकी चीजें से नहीं ध्यान रखना चाहते हैं, केवल जीएस पर फोकस करना चाहते हैं। तो इंडिया के सभी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो बैच है वो है जीएस सफलता 3.0। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं टीचिंग एग्जाम में काम आएगा कि नहीं, इसमें काम आएगा कि नहीं, उसमें सब में काम आएगा। हर एक जीएस का जहां पर पूछा जाना होगा वहां पर ये काम आएगा। जीएस सफलता 3 पॉइंट बैच, और इसको भी सिर्फ 2 दिनों के लिए किया गया है 649 में, 649 में, ठीक है ना। तो आप जाकर के ले सकते हो, ये मिनिमम इसका प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है इसका 649 में। आप जी जाकर के जीएस सफलता 3.0 ज्वाइन कर सकते हो। ये सब बैच आपको मिलेंगे एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, यहाँ पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना। हर एक बैच में हमारे डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तरीके भी अवेलेबल हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्या क्लास शेड्यूल होगी, सब वहाँ पर दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके जाकर के अपने डाउट्स या फिर कोई इससे रिलेटेड जानकारियां ले सकते हो। अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर पूर्व भारत को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की? तो देखो, केंद्रीय मंत्री, किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। इन्होंने अभी उत्तर पूर्व भारत को, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की। अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जाना है दिसंबर में, उसी के लिए वेबसाइट अभी लॉन्च की गई सितंबर में, है ना। तो यहाँ श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इसे लॉन्च किया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कौन कौन सा मंत्रालय है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट अभी लॉन्च की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये महोत्सव नई दिल्ली में होने वाला है 6 से 8 दिसंबर को।
तो वेबसाइट अभी काहे लॉन्च की भाई? अभी इसलिए लॉन्च किए जिससे पूर्वोत्तर भारत को बढ़ावा देने के लिए कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर एक महोत्सव आयोजित करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि यहाँ पर आए और सब लोग अपना शोकेस करें। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनकी जो भी धार्मिक सांस्कृतिक जो भी विरासत है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सेल करना चाहते हैं, वहाँ की जो भी चीजें हैं, उनको दिल्ली में ले आकर के यहाँ पर महोत्सव आयोजित करा करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर वो शोकेस करें, प्रदर्शनी करें और लोग आकर के उनकी चीजों को खरीदेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसकी मतलब कि प्रचलित होगा उस वस्तुएं, फिर आगे चल करके वहां से खरीदा करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू। तो ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और इसकी डिटेल्स वगैरह सारी कुछ दिया गया है। वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया है। अष्टलक्ष्मी ही नाम क्यों पड़ा? तो अष्टलक्ष्मी का मतलब 8 पूर्वोत्तर के राज्य, 8 पूर्वोत्तर के राज्यों में लक्ष्मी माता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए है ये। अगला, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ कौन सा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने दोस्तों स्वच्छता ही सेवा नाम का एक शुरू किया हुआ है अभियान, जो कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इस थीम के साथ है। मतलब इसकी थीम तो ये है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, लेकिन ये अभियान है स्वच्छता ही सेवा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। अच्छा, आप ये भी नोटिस करते होगे कि अक्सर या तो मैं पीआईबी का आर्टिकल लेता हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, जो कि सरकार का एक मुखपत्र होता है, मतलब कि जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है वो इसी के जरिए आती है। या तो द हिंदू का लिया जाता है या फिर आपका इकोनॉमिक टाइम्स का लिया जाता है। 3 प्रमुख अखबारों से आपको न्यूज लगा के दे दी जाती है, जिससे एक तो अत्यधिक जानकारी मिले, दूसरा चीज कि आपको जो इम्पोर्टेंट में हो एग्जाम में वो जानकारी मिले। यही वजह है कि टॉपर्स जो है वो एमजेटी एजुकेशन से आते हैं। मैं उतना ज्यादा फोर्सफुली कभी कहता नहीं हूँ इस चीज को, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि व्यूज देख करके लोग अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं चैनल्स को। तो आप इस पर मत जाइए, व्यूज तो हमारे कारण ही कमाते हैं, हम ही के टाइम नहीं हो पाता है, कभी 5 बजे अपलोड होगा, कभी 8 बजे अपलोड होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर होते हैं कुछ लोग जो टाइमली वाले हैं। बाकी जो रेगुलर हैं वो देखते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान ये शुरू किया गया, भारतीय खाद्य निगम ने शुरू किया है और ये देश भर में 760 स्थानों पर एक साथ लॉन्च किया गया। ये 3 स्तंभों पर काम करेगा। एक तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सुविधाओं में स्वच्छता बढ़ाने के लिए, दूसरा जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, तीसरा इसका उद्देश्य होगा सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाए। सफाई कर्मी ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो स्वच्छता कैसे करेगा? ठीक है, तो ये है थीम, इसकी यही है, क्लीनलीनेस नेचर, क्लीननेस ऑफ मैनर, स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। अगला, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, इन्होंने डायमंड लीग में जीता है सिल्वर मेडल। मात्र 1 सेंटीमीटर से चूक गए, मात्र 1 सेंटीमीटर में। और पता है हाथ में फ्रैक्चर भी था, दूसरे हाथ में एक फ्रैक्चर भी था, और उसके बावजूद इन्होंने जीत लिया है मेडल, सिल्वर मेडल। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया है ना गोल्ड का, कि लोगों को उम्मीद रहती है कि हर बार गोल्ड ही आएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान दो, जब से ओलंपिक हो करके आए हैं तब से 2-3 गेम और वो खेल चुके हैं, 2-3 ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उसमें भी ये सिल्वर, हालांकि उन दोनों में भी ये सिल्वर सिल्वर ही लाए, लेकिन लगातार इतना परफॉर्म करना और इस लेवल पर परफॉर्म करना ये आसान बात नहीं होती है। और मतलब कि अभी आप देखो ओलंपिक खत्म हुए कहाँ कितने दिन हुए, है ना? तो लेकिन फिर भी अभी तब से 2 टूर्नामेंट और खेल चुके हैं और लगातार ये 87, 87, 88, 89 थ्रो कर रहे हैं। अभी 89.45 मीटर ये ओलंपिक में फेंके थे। उसके बाद एक और टूर्नामेंट हुआ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, शायद उसका दोहा डायमंड लीग था उसका नाम, तो उसमें इन्होंने 89.49 मीटर का थ्रो किया था और अपना इस सीजन का, इस साल का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। फिलहाल उसमें भी सिल्वर इन्होंने जीता था और यहाँ पर भी सिल्वर ये जीते, और यहाँ पर देखो 87.86 मीटर इनका थ्रो रहा। जो गोल्ड जीता उसका 87.87 सेंटीमीटर रहा, यानी 1 सेंटीमीटर से ये चूक गए, 1 सेंटीमीटर से आगे। बाकी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हो, टोक्यो में गोल्ड जीते थे, यहाँ वाले पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीते हैं। अगला, हाल ही में अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन फॉलोवर पूरा करने वाले पृथ्वी के पहले लोकप्रिय सेलिब्रिटी कौन बने? 1 बिलियन यानी 1 अरब फॉलोवर, 1 अरब फॉलोवर। अब आप सोचो, एक बार सोच करके देखो, 8 अरब की दुनिया की पॉपुलेशन है, इनमें से 1 अरब इनके फॉलोवर, कहना ये तर्क संगत है? नहीं है, गलत है।
अभी क्यों, मैं बताता हूँ। फिलहाल यहाँ 1 बिलियन फॉलोवर पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। पुर्तगाल की ये फुटबॉलर हैं और अल नासर टीम से क्लब मैच में खेलते हैं, जो कि सऊदी अरब का टीम है। 1 अरब 8 अरब में से 1 अरब, ये कहना गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, है ना, और आप में से कुछ लोग ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा होगा, कुछ ने फेसबुक पर फॉलो कर रखा होगा। तो आप हो एक ही व्यक्ति लेकिन 3 जगह हमें फॉलो किए हो। मतलब ये कहना गलत होगा कि 8 अरब में से 1 अरब फॉलोअर इनके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉमन होंगे जो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए होंगे, वही फेसबुक पर भी फॉलो किए होंगे, वही एक्स पर भी फॉलो किए होंगे, और वही इनका नया नया जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसको भी सब्सक्राइब किए होंगे। लेकिन ओवरऑल कुल मिला करके 1 बिलियन फॉलोवर होने वाले ये इकलौते पृथ्वी पर इंसान बन गए हैं, जो कि एक ह्यूज रिकॉर्ड है किसी भी एक पर्सन के द्वारा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे भी फेवरेट खिलाड़ी हैं। अभी मैंने इनसे रिलेटेड ही अभी कल या परसों एक और क्वेश्चन कवर कराया था कि ये 900 कैरियर गोल करने वाले भी ये इकलौते खिलाड़ी हो गए हैं, ठीक है ना। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे 17 सितंबर को। तो पीएम मोदी से इनको खास लगाव है, पीएम मोदी के बर्थडे पर ये इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ पर केजरीवाल जी आज इस्तीफा देंगे। इस पर मैंने कल रात को एक सेशन किया था और वो देखिएगा जरूर आपको, कि जिसमें कि संभावित लिस्ट है कि आगे कौन सीएम बन सकता है। हालांकि जो भी बनेगा वो टेम्पोररी ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद ये फिर से आएंगे। चुनाव जल्द ही होने वाला है कुछ महीनों के बाद दिल्ली में, तो उसके बाद ये बनेंगे। मतलब इन्होंने ये कहा है कि अभी हम टेम्पोरली इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पद से ये इस्तीफा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, 17 सितंबर को आज देंगे। और उसके बाद अगले से 2 से 3 दिनों में नया सीएम चुना जाएगा। जब नया सीएम चुना जाएगा तो मैं आपको वो भी अपडेट दूंगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी अभी 13 सितंबर को आबकारी नीति मामले में अभी जमानत पर बाहर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी किया हुआ है और आम आदमी पार्टी की ये संस्थापक रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं और टॉप लीडर रहे हैं और इसी से मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब ये पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की थी? 2012 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, चूंकि इनकी पार्टी जो है गोवा में भी चुनाव लड़ चुकी है और यहाँ पर भी, दिल्ली में भी और पंजाब में भी इनकी सरकार है। तो जब 3 से अधिक राज्यों में हो जाती है, सीटें आ जाती है मिनिमम 10%, 10% वोट मिनिमम आ जाता है, तो फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कवर कराया था आज से 1 या 1.5 साल पहले कि आम आदमी पार्टी अब हो गई है नेशनल पार्टी। टोटल 8 पार्टियां ही हैं नेशनल पार्टी, जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा, 8 नहीं 6, सॉरी 8 थी पहले, अब 6 पार्टियां ही हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर है ना? आगे याद रखें। 12 से 14 सितंबर के मध्य G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अभी ठीक मैंने अब कुछ देर पहले ही आपको बताया कि जैसे भारत में क्या हुआ था, जब G20 की मेजबानी पिछली बार किया था भारत ने, तो जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब भारत ही कर रहा था। तो इस बार G20 की मीटिंग की मेजबानी जो कर रहा होगा, मतलब जहां पर G20 समिट होना है, वही देश G20 की हर एक मीटिंग की मेजबानी करेगा। तो इस बार कौन कर रहा है मेजबानी? तो G20 की इस बार मेजबानी ब्राजील कर रहा है। तो इस बार G20 के कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील किया गया। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा तो आप कर ले जाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा है कि भैया यहाँ मेन समिट होनी है, वही हमें याद रखना है, बाकी सारी समिट उसी में खींची चली आएगी, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा बार बार। फिलहाल G20 की ये एग्रीकल्चर्स पर हुई बैठक, मीटिंग 12 से 14 सितंबर तक, और इसमें भारत की तरफ से श्री रामनाथ ठाकुर जी भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। इस बार ब्राजील में होना है, पिछली बार जो है भारत में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। ओके, G20। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? इंडस एक्स समिट जो है, यानी कि इंडिया और यूएस की ये समिट है, इंडिया यूएस समिट, ये कहाँ हुआ इसका तीसरा संस्करण? इसका तीसरा संस्करण हुआ दोस्तों अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में इस बार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, थर्ड इंडस एक्स समिट बिटवीन यूएस एंड इंडिया टू बिगिन ऑन मंडे। ये भारत और यूएस के बीच में डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ा, बहुत अहम समझौता होता है, एक बहुत अहम मीटिंग्स होती है। तो इसका तीसरा संस्करण है और जो कैलिफोर्निया यूएसए में संपन्न हुई है, यूएसए में, ठीक है, 9 से 10 सितंबर के बीच में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजित कराया जाता है। एक सम्मेलन, ऐतिहासिक कार्यक्रम ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम
का विकास का प्रगति है। मतलब कि मिल करके कैसे रक्षा में, डिफेंस में इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन इकोसिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, ये इसको लेकर के होती है मीटिंग। अगला करते रहिए मीटिंग। यहाँ पर कुछ और सम्मेलन है, वहां पुतिन पुतिन कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में हुआ इस बार, हुआ मतलब नहीं, होगा अभी 21 तारीख को। ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का मॉस्को में, मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन पेरिस में हुआ, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में, भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में, 28वां केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में। अगला बोनस क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डीपीआईआईटी विभाग ने स्टार्टअप के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भास्कर प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है दोस्तों, किसने? इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है डीपीआईआईटी विभाग, उसी के द्वारा भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देख पाओगे आप आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ भास्कर का फुल फॉर्म याद है रखना, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाएगा। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है ना? तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का फुल फॉर्म है। इनमें से कहीं भी किसी भी एक शब्द को, एक टर्म को उठा करके पूछ सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है, स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स को या फिर एडवाइजर को, इन या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को, इन सबको बढ़ावा देना। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आप अगस्त की ई बुक ले सकते हो या फिर बाकी के मंथ की या 6 मंथ की ई बुक ले सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पर सारी चीजें मिल जाएंगी। और जीएस सफलता 3.0 बैच जो है, इस पर भी भारी डिस्काउंट है। अभी के लिए ये आपको मिल रहा है 649 में। इसको जाओ अभी आप परचेज करो। बाकी अर्जुन बैच जिनको लेना है वो अर्जुन बैच ले सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था 23 सितंबर 2018 में पीएम जन आरोग्य योजना जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो रांची झारखंड से शुरू हुआ था। छात्रों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है साथियों कि विस्तृत मुखौटों और वेशभूषों में भिक्षुओं द्वारा किए गए चाम नृत्य का संबंध निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है, या चाम नृत्य किस महोत्सव के दौरान होता है? तो आपको बताना है। कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं, आपको ये बताना है। तो ये तो आज ही मैंने आपको बताया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।